देखो, बात करेंगे हम फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यहीं से शुरू करेंगे आज। कल ये बीच में रह गया था टॉपिक। सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारा फॉर्मेशन। देखो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 बंदों का होना जरूरी है, और एक आपके पास कोई आपकी पुरानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। बाय बर्थ जो भी इस फैमिली के अंदर बच्चा पैदा होगा वो उसका मेंबर बनता चला जाएगा। अब लाइबिलिटी यहां पे मैंने कल आपको समझाया था, हिंदू फैमिली के अंदर जो कर्ता की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, लेकिन जो बाकी मेंबर्स है उनकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड। जैसे मान लो मेरा जो फॉर्म है उसके ऊपर 50 लाख रुपए मेरे बिजनेस के अंदर लगे हुए हैं और 10 मेंबर है, सबका शेयर कितना हुआ, 5-5 लाख। तो जो बाकी जो पार्टनर है, को पार्टनर बोल देते हैं इनको हम, उनकी लाइबिलिटी कितनी है, सिर्फ 5 लाख। अगर कल को बिजनेस फेल हो जाता है तो उनको नुकसान सिर्फ कितना होने वाला है, 5 लाख का। लेकिन जो हमारा करता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। मान लो आपको मार्केट में 60 लाख रुपीस देनी है, तो 50 लाख तो बिजनेस से कवर हो जाएंगे, 10 लाख उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से क्लेम वो जो अपना बैंक है या क्रेडिटर है वो कर सकता है। तो कर्ता की लाइबिलिटी यहां अनलिमिटेड होती है। कंट्रोल सारे का सारा किसके हाथ में है, कर्ता के हाथ में है। जो उसका डिसीजन होता है बाकी मेंबर्स के ऊपर बाइंडिंग होता है, उनको मानना ही पड़ेगा, वो इससे शक नहीं कर सकते। देन कॉन्टिन्यूटी, डेफिनेटली अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस चलता रहता है। कि मान लीजिए सपोज करो फैमिली के एल्डेस्ट मेंबर की डेथ हो गई, तो जो उसके बाद अब अगला एल्डेस्ट मेंबर है वो उस बिजनेस को टेक ओवर कर लेगा, तो बिजनेस आपका कंटिन्यू रहेगा। किसी की डेथ होने से, एक्सीडेंट होने से, कोई मतलब कर्ता को कभी भी कुछ हो जाता है, बिजनेस को फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। माइनर मेंबर, डेफिनेटली सर, इसके अंदर जो आपका छोटा सा बच्चा भी इसका मेंबर बन सकता है बाय बर्थ। जैसे चाइल्ड का बर्थ हुआ वो इसका मेंबर बन जाता है, कोई आपको स्पेशल कुछ अलग से उसको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उस फैमिली का बच्चा है तो अपने आप इसका मेंबर बन गया। देन फ्लक्चुएटिंग शेयर, तो शेयर होता है ना इसके अंदर हर मेंबर का फ्लक्चुएट करता रहता है। कैस का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अब 10 मेंबर थे, ठीक है, अब 10 मेंबर का शेयर 1/10 चल रहा है। मान लो एक मेंबर और आ गया तो क्या हो गया, 1/11, तो उनका शेयर कम हो गया। जैसे किसी के नए बच्चे का बर्थ होता है, फैमिली में मेंबर बढ़ते हैं, उनका शेयर कम हो जाता है। और अगर किसी एक की डेथ हो जाए, 10 से 9 रह जाए, तो उनका शेयर बढ़ जाएगा। तो उनका शेयर फ्लक्चुएट होता रहता है। उनका शेयर कब बढ़ेगा, जब मेंबर कोई चला जाए, डेथ हो जाए। और शेयर कब कम हो जाएगा, जब नए मेंबर्स फैमिली के अंदर ऐड होते जाए। देन नो मैक्सिमम लिमिट, सर यहाँ पे कोई नंबर ऑफ जो पार्टनर है उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। आपकी फैमिली के जितने मर्जी मेंबर्स हो, बट 3 सक्सेसिव जनरेशन तक होने चाहिए। मतलब दादाजी, हम और हमारे बच्चे, और दादाजी हो गए, दादाजी के बाद हमारे पापा और हम, 3 फैमिलीज। समझ आई मेरी बात, दादाजी, पापा, चाचा और हम कजन्स, लाइक दैट। हम 3 सक्सेसिव जनरेशन होनी चाहिए। हाँ, फैमिली बच्चे जितने मर्जी हो, 10-10 हो, 5-5 हो, 6-6 हो, डजंट मैटर, नंबर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देन रजिस्ट्रेशन, सर कोई कंपलसरी नहीं है इसको रजिस्ट्रेशन कराना, आपको कोई इसके लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ एक्ट। जो हमारा लॉ बताया था ना मैंने, हिंदू सक्सेशन एक्ट, कब बताया था, कब आया था ये, 1956 में। तो ये उस एक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। अब आता है सर मैरिज क्या है इसकी। हमारा ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस आपने चला लिया, भाई इसकी मैरिज क्या है। सबसे पहली मैरिट है एफिशिएंट कंट्रोल। भाई डेफिनेटली यहाँ पे जो सारे का सारा जो मैनेजमेंट है वो किसके हाथ में है, कर्ता के। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज क्या होता है कि जो सारे डिसीजन एक पर्सन के पास होते हैं, तो सारी डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है। और डेफिनेटली अब यहाँ पे कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, कोई उसको आर्ग्यू कर ही नहीं सकता, कोई इंटरफेयर करेगा ही नहीं। फैमिली का एल्डेस्ट मेंबर है, बाय लॉ करता जो डिसीजन लेगा सबके ऊपर बाइंडिंग है, सबको मानना पड़ेगा। तो डेफिनेटली इससे डिसीजन बड़े फास्ट होते हैं, प्रॉम्प्ट होते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, फटाफट वो डिसीजन ले सकता है। तो इसका बेनिफिट है, कंट्रोल बड़ा इफेक्टिवली, मतलब जब मर्जी करता जो मर्जी डिसीजन ले, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और जो वो डिसीजन लेगा, सबको पता है फैमिली का बिजनेस है, फैमिली के बेनिफिट के लिए लेगा, तो सब उसको इजिली एक्सेप्ट भी करते हैं। तो कॉन्टिन्यू बिजनेस एग्जिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ सर, अब डेथ ऑफ करता कभी भी बिजनेस को इफेक्ट नहीं करेगी। जैसे हमने कल किया था सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है,
अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो गई बिजनेस बंद हो गया। यहां पर ऐसा नहीं है, जैसे कि कर्ता की डेथ होती है, जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है वो बिजनेस को टेक ओवर कर लेगा और बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर, अब मेंबर्स के लिए ये मैरिट है, कर्ता के लिए डीमेरिट है, मेंबर्स के लिए क्या मैरिट है भाई, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, उनका जितना शेयर है प्रॉपर्टी के अंदर बस उतनी उनकी लायबिलिटी है, अगर उससे ज्यादा नुकसान होता है तो वो बियर करने वाले नहीं है। तो कर्ता की लायबिलिटी यहाँ पे अनलिमिटेड, लेकिन मेंबर्स के लिए ये बेनिफिट हो गया, उनकी लायबिलिटी क्या है, ये लिमिटेड है। अब इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन, सर डेफिनेटली। हाँ जी बेटे। कर्ता को फिर प्रॉफिट भी ज्यादा होगा? नहीं, प्रॉफिट सबका इक्वल होता है बच्चे, बस उसको पावर मिली हुई है, ओके एल्डेस्ट सर। मेंबर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रॉफिट सब में इक्वल शेयर, शेयर भी सबका इक्वल है, प्रॉफिट भी सबका इक्वल है, लेकिन कर्ता होल्ड भी सारा कुछ कर रहा है और उसके पावर भी है, उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, लेकिन इसके कारण उसको लायबिलिटी भी अनलिमिटेड बियर करनी पड़ती है। अब आता ओके है सर, थैंक यू। ओके मेरा बच्चा, इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। अब डेफिनेटली क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है, कौन चला रहा है इसको, फैमिली मेंबर्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉयल्टी बहुत ज्यादा है, कोई किसी के साथ चीट नहीं करेगा। अभी फैमिली बिजनेस है भाई, सब दिल लगाए काम करेंगे और सबको पता है जो प्रॉफिट होगा वो भी सब में इक्वली डिवाइड होने वाला है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छे से काम किया जाता है, फैमिली मेंबर अपना बेस्ट देते हैं ताकि प्रॉफिट बढ़े, हमारे बिजनेस की रेपुटेशन बढ़े और सबको बेनिफिट हो। अब आता है डीमेरिट्स क्या है इसकी। सबसे पहले डीमेरिट है मेरे बच्चे, लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो यार, रिसोर्सेज लिमिटेड है क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एंसेस्टर प्रॉपर्टी पे, मतलब इसमें सिंपल सी कंडीशन है कि पुरानी प्रॉपर्टी है, पुराना बिजनेस चल रहा है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अब तो यहाँ पे ये हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, यानी बिजनेस को आप बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सिर्फ जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसी के बेस पे आपने इसको चलाना है, और फिर जैसे थे आपके नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ते जाएंगे, आपका जो शेयर है वो कम होता चला जाएगा, और सबको पता है कि जितने मेंबर्स हैं सबका शेयर इक्वल है, तो कोई उसमें एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना भी नहीं चाहता। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं कि मैं मेंबर हूं और मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, नहीं, शेयर सब में इक्वली डिवाइड होने वाला है, तो इसीलिए मेंबर्स इसमें अपना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट भी करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट ही क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब जो आपका बिजनेस पुराना चलता जा रहा है और हमने फैमिली को डिवाइड नहीं किया, वो स्टिल ज्वाइंट फैमिली बिजनेस, और उसके अंदर जैसे जैसे लोग आते जा रहे हैं उसके पार्टनर बनते जा रहे हैं, तो मतलब इसमें रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, ये इसकी बहुत बड़ी डीमेरिट रहती है। देन अनलिमिटेड ऑफ कर्ता, देखो ना उनके लिए मैरिट थी और कर्ता के लिए क्या हो गया, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब देखो ना, बेचारा काम भी सारा कर रहा है, मैनेज भी कर रहा है, और फिर उसके बाद लायबिलिटी भी उसकी अनलिमिटेड है, तो डेफिनेटली उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज किया जा सकता है बिजनेस एक्सपेंसेस को रीपे करने के लिए, बिजनेस डेब्ट को रीपे करने के लिए, तो डेफिनेटली ये उसके लिए डीमेरिट बन जाती है। अब डोमिनेंस ऑफ कर्ता, ये भी इसकी डीमेरिट है, कहते कर्ता क्योंकि सारा काम खुद कर रहा है और बाय लॉ को सारी पावर है कि जो वो डिसीजन लेगा सबके ऊपर वो बाइंडिंग है, तो कहीं ना कहीं कर्ता कई बार अपनी डोमिनेंस ज्यादा दिखाता है, और सम टाइम उसमें जो फैमिली में कन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते हैं। मान लीजिए कभी कर्ता को डिसीजन गलत ले रहा है, ऐसा तो नहीं कि हमेशा वो ठीक ही होगा, और फैमिली मेंबर अगर उसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, मना करते हैं, तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, क्योंकि एज पर लॉ उनको उसकी बात माननी पड़ेगी, उसके डिसीजन उनके ऊपर बाइंडिंग है, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आ जाती है कि जो कर्ता की जो डोमिनेंस है, सम टाइम उससे हमारा जो पूरा यूनिटी कई बार ब्रेक हो जाता है। मान लीजिए करता किसी की बात नहीं माने कि नहीं मैं जो कर लिया डिसीजन वही होगा, तो सम टाइम आपका बिजनेस भी वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आपकी फैमिली डिवाइड हो गई ना, ये बिजनेस खत्म, सब अपना अपना शेयर लेंगे और सेपरेट हो जाएंगे, एंड बिजनेस विल बी ओवर। ये सिर्फ उस कंडीशन में ओवर होगा जब आपकी फैमिली क्या हो गई, डिवाइड हो गई, जब तक अनडिवाइडेड है ये बिजनेस सर्वाइव करेगा। अब लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, अब कहता है हमने एक रूल क्या बनाया, जो फैमिली का एल्डेस्ट मेंबर है वो कर्ता बनेगा, वो सारे मैनेजमेंट डिसीजन लेगा। भाई अब ये बताओ कि हर मेंबर टैलेंटेड तो नहीं होता ना, मान लो मेरे पापा बड़ा अच्छा बिजनेस चला रहे थे, अच्छे ग्रेजुएट थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे, उनको बड़ी नॉलेज थी, अब उनकी डेथ हो गई, अब नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर मेरे चाचा बन गए, अब चाचा कभी स्कूल ही नहीं गए, चाचा को आइडिया ही नहीं है कैसे बिजनेस चलाया जाता है, और हमने उनको बना दिया करता एज पर लॉ, और उनके पास उतना मैनेजरियल स्किल नहीं है।
क्योंकि करता हमेशा हर एक्टिविटी में एक्सपर्ट हो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। उसको फाइनेंस भी मैनेज करना आता हो, उसको प्रोडक्शन भी देखनी आती हो, उसको मार्केटिंग भी करनी आती हो, हर चीज वो कर सके, ये पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं फिर इसकी डीमेरिट बन जाती है कि जो करता होता है उसके स्किल क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो वो उतना एज एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट की तरह परफॉर्म नहीं कर पाता जैसे हमारे एक्चुअली मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट एक परफॉर्म करते हैं। अब आता है सर हमारा तीसरा टाइप, दैट इज द पार्टनरशिप। हम कर रहे हैं ना फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला हमने कौन सा किया, सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकंड हमने क्या किया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। अब हम बात करने जा रहे हैं पार्टनरशिप। आप लोगों ने बड़ा कॉमन ये वर्ड सुना होगा, क्या होता है पार्टनरशिप। सम टाइम 2 3 4 5 लोग मिलते हैं, उससे ज्यादा, और आपस में मिलके कहते हैं चलो यार इकट्ठे एक बिजनेस शुरू करते हैं। तो ये क्या हो गया, हम थोड़ा थोड़ा अपनी जो भी जिसमें इन्वेस्ट करना करते हैं और वी स्टार्ट ए बिजनेस। तो ये क्या हो गया, पार्टनरशिप। ये आप 4-5 फ्रेंड्स हैं, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की, आपके दिमाग के दिमाग में आइडिया आया चलो यार एक नया बिजनेस शुरू करते हैं, चलो 50-50 लाख डालते हैं सारे, 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, पार्टनरशिप। मेरी बात समझ आ गई। तो पार्टनरशिप क्या होता है, स्मॉल स्केल पे या मीडियम स्केल बिजनेस में ये बड़ा फेमस है। और जैसे ही कंपनी का साइज बड़ा होता है, अब जैसे मान लेते हैं मेरी एकेडमी है, इस समय मैं अकेला चला रहा हूँ, ठीक है। मान लो मेरे को लगता है कल को मेरे को अपना साइज इसका बढ़ाना है और कई चीजें स्टार्ट करनी है, और मेरे को अकेला मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, 1-2 लोगों को अपने साथ पार्टनर बनाऊंगा, इन्वॉल्व करूंगा। तो दैट इज द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की जरूरत कब पड़ती है कि मान लो एक पर्सन सिंगल उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है, वो अकेला उसको चला नहीं पा रहा है, तो वो क्या करता है, अपने साथ कुछ लोगों को और अटैच करता है। तो जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम उसे क्या बोल देते हैं, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप से हमारी, अब ये क्या है सर, इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन in which 2 or more persons agree to carry on a lawful business with their personal resources for the purpose of earning profit। भाई 2 या 2 से ज्यादा लोग मिले, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, लॉफुल मैनर में चलाएंगे और पर्पस यही है प्रॉफिट अर्न करना। तो कोई बिजनेसमैन है उसका मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। बिना प्रॉफिट के तो कोई काम करना चाहता ही नहीं और करना चाहिए भी नहीं। अब आता है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टनर, ध्यान दीजिएगा, मिनिमम मेंबर कितने हैं, 2। कितने हैं सर, मिनिमम मेंबर इज 2, मतलब पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितने बंदे चाहिए, 2। एंड मैक्सिमम मेंबर जो होने चाहिए अकॉर्डिंग टू हमारा जो सेक्शन जो है 2013, कितने होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर विल बी 100। मिनिमम इज 2 और मैक्सिमम इज 100। एंड एज पर रूल 10 ऑफ द कंपनी एक्ट, अब जो हमारा 2014 में एक्ट आया उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर कितना है, अब 50। तो ये ध्यान रखना, अगर टीचर पूछता है लेटेस्ट क्या है तो दैट इज 50। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हैं, 50। अगर टीचर साहब ने ये पूछ ले एक्ट पर द 2000 एक्ट कंपनीज एक्ट 2013, तो फिर आप कितने बोलोगे, 100। इसीलिए दोनों क्लियर कर दिया, क्योंकि आप बुक्स खोलोगे ना, किसी बुक में आपको 100 मिलने वाले हैं, किसी बुक में आपको 50 मिलने वाले हैं। गलत दोनों नहीं है, दोनों ठीक है। एक बुक ने किसको उठा लिया, कंपनी एक्ट 2013 को, और एक बुक क्या ले रही है, कंपनी रूल्स 2014। तो गलत दोनों ही नहीं है, तो ये आपने ध्यान रखने। हाँ, टीचर अगर कुछ मेंशन नहीं करता और फिर पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, कितने हो सकते हैं, फिर आपने 50 ही बोलना है। हमेशा हम कौन सा डाटा लेंगे, जो लेटेस्ट है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी। अब आता है फॉर्मेशन। कहते हैं, अब ये भी आप याद रख लीजिएगा, इट इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमारा पार्टनरशिप एक्ट आया था 1932 में, उसके ये इसको गवर्न करता है। अब इसमें क्या होता है, कहते हैं कि इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू अ लीगल एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स in which terms and conditions governing the relationship, sharing of profit and losses and the manner of conducting the business are specified। कहता है भाई ये कब शुरू होता है, फॉर्मेशन कैसी होती है। हम 4-5 दोस्त मिले, हमने कहा चलो बिजनेस शुरू करते हैं, हमने कुछ टर्म्स डिसाइड करी, हाँ भाई कितना कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, किसका कितना कितना शेयर होगा, किसकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी, वो हमने उस डॉक्यूमेंट के अंदर सब कुछ लिख दिया। इसे टेक्निकली पता क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। आप लोगों ने ये वर्ड सुना है कभी, पार्टनरशिप डीड। क्या होती है पार्टनरशिप डीड, जब कोई पार्टनर्स मिलकर कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो वो अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है पार्टनरशिप डीड बनाना, लेकिन बनाते हैं तो फायदा बड़ा होता है। समटाइम ऑरल भी होता है,
मतलब पार्टनरशिप के लिए कोई कंपलसरी नहीं है, तुम्हें पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। इवन 4 फ्रेंड्स ने आपस में बात करी, चल यार बिजनेस शुरू करते हैं, दे कैन स्टार्ट। मतलब इट इज नॉट कंपल्शन, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप कुछ टर्म्स तो डिसाइड करोगे ना, किसका कितना कितना शेयर होगा, कितना कितना प्रॉफिट होगा। तो दैट में भी ऑरल, दैट में भी रिटर्न। और रिटर्न में अगर होता है हम उसे क्या बोल देते हैं, पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट्स है, इससे पूरी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाएगी, भाई हम 4 पार्टनर हैं, हम सबका इतना इतना शेयर है, हमें इतना इतना प्रॉफिट मिलेगा, हमारे में से एक पार्टनर ये फंक्शन परफॉर्म करेगा, दूसरा ये करेगा, तीसरा ये करेगा, और कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसके लिए इसको हम कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी करेंगे। मान लो एक पार्टनर है, पूरे बिजनेस को कंडक्ट देख रहा है, तो फिर पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, उसकी सैलरी डिसाइड करती है और उस पार्टनरशिप डीड में वो लिखा जाता है। भी ऐसा तो नहीं कि 4 पार्टनर है, पैसे सबने इकट्ठे एक लगा दिए, सेम लगा दिए, लेकिन एक बंदा दिन 9 बजे से लेकर 8 बजे तक काम कर रहा है और 3 पार्टनर अपना आ ही नहीं रहे हैं, तो डेफिनेटली वो पार्टनर उनसे एक्स्ट्रा अपनी सैलरी डिमांड करेगा और वो पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। अंडरस्टैंड? तो इसको बनाना मतलब, अभी वापस आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर, तो फॉर्मेशन वाला पॉइंट कर रहे थे, तो पार्टनरशिप को फॉर्म करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप सिंपल मिले, एक लीगल एग्रीमेंट करें, उसमें अपनी कंडीशंस बताएं, कैसे हम कौन को क्या हमारा रिलेशन होगा, प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, क्या लॉसेस कैसे शेयर करेंगे, कैसे बिजनेस कंडक्ट करेंगे, किसकी क्या क्या ड्यूटीज है, हर चीज स्पेसिफाई की जाएगी। देन लायबिलिटी। सर लायबिलिटी जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं सबकी होती है अनलिमिटेड। मतलब अगर कल आपकी फर्म फेल हो गई तो जितने पार्टनर हैं सबकी पर्सनल प्रॉपर्टी को वो क्लेम कर सकते हैं अपने लोन को रिकवर करने के लिए। हम 4 पार्टनर हैं, चारों की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। इज इट क्लियर? तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता है कि अगर कभी किसी एक पार्टनर ने कुछ गलती कर दी और पूरी बिजनेस को लॉस हुआ, उसका नुकसान सबको इकट्ठे बियर करना पड़ता है। Then agreement. So there must be an agreement between the partner to form a पार्टनरशिप। देखो हमेशा वही बात आपने बताई ना कि जब भी पार्टनरशिप शुरू करते हैं एक एग्रीमेंट होना जरूरी होता है, पर ये एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है और रिटन भी। और अगर ये एग्रीमेंट हम अपना डॉक्यूमेंट की फॉर्म में करते हैं, रिटन फॉर्म में करते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, पार्टनरशिप डीड। और माइंड वन थिंग, जरूरी है ये, इसके बहुत फायदे हैं। अगर आप लॉन्ग रन में कभी आप लोग जाके आगे अपना कोई बिजनेस सेटअप करते हैं और पार्टनरशिप फर्म शुरू करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसके बिना शुरू मत करना। पार्टनरशिप डीड इज मस्ट, ऑरल इज ऑलवेज ऑरल। रिटर्न की जो वैल्यू होती है वो कभी ऑरल की वैल्यू नहीं होती है। देन मैनेजमेंट। सर जितने हमारे सारे के सारे पार्टनर्स होते हैं दे कैन मैनेज द पार्टनरशिप फर्म, और अपना स्पेसिफाई कर लेते हैं कई बार एरिया। मान लीजिए हम 2-3 पार्टनर है, हाँ भाई तुम प्रोडक्शन को देखोगे, मैं सेल को देखूंगा, मैं फाइनेंस को देखूंगा, देख में डिवाइड देयर वर्क। लेकिन सारे के सारों को राइट होता है कि वो अपना इसको मैनेज कर सकते हैं। और डे नॉर्मली क्या होता है, डे मैनेजमेंट इज कैरीड ऑन बाय 1 or 2 पार्टनर, वेयर एज फॉर क्रूशियल डिसीजन ऑल द पार्टनर्स आर कंसल्टेड। यूजुअली होता क्या है कि देखो सारे पार्टनर इकट्ठे इन्वॉल्व नहीं होते हैं, 1-2 पार्टनर होते हैं जो पूरा काम सारा देखते हैं और बाकी पार्टनर उनको बाकी सपोर्ट करती हैं। लेकिन हाँ, जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है तो फिर सारे पार्टनर को इकट्ठे मिलकर लेना पड़ता है, फिर सारे कंसल्ट किए जाते हैं, सबके साइन के बिना काम चलने वाला नहीं है। देन टाइम पीरियड कॉन्टिन्यू। पार्टनरशिप फर्म जो होती है जब तक पार्टनर चाहें सर ये कंटिन्यू रहती है। हमने एक पार्टनरशिप डीड की, अगर हमने उसमें टाइम पीरियड मेंशन कर दिया फिर तो अलग बात है। अगर हमने टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया तो जब तक हम चाहेंगे ये चलता रहेगा। एंड लीगली इट कम्स टू एंड द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी पार्टनर। हाँ लेकिन याद रखिएगा, किसी भी एक पार्टनर ने अगर रिटायरमेंट ले ली कि नहीं मैं आप काम नहीं करना चाहता, या उसकी डेथ हो गई, आपकी पार्टनरशिप डीड खत्म। मतलब 5 पार्टनर ने मिलकर बिजनेस शुरू किया, अगर हमारे में से किसी एक की डेथ हो जाती है वो पार्टनरशिप डीड इनवैलिड हो गई, क्योंकि पार्टनर पहले उसमें कितने थे, 5, अब कितने रह गए, 4। तो पार्टनरशिप फर्म उसी समय बंद हो जाएगी, उसको दोबारा से पार्टनरशिप डीड को बनाना पड़ेगा विद द न्यू टर्म्स। कि अगर उसका मान लीजिए पर्सन की डेथ हो गई, उसका कोई बच्चा आना चाहता है, पार्टनर बनना चाहता है, या उसको उसका शेयर देके अलग करना चाहते हैं, व्हाटएवर, तो विद न्यू टर्म आपको दोबारा पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी अगर आप उस फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहते हैं। पर माइंड वन थिंग, जैसे किसी की डेथ होती है तो ये आपका पार्टनरशिप डीड खत्म हो जाती है। तो उसमें आपको अब आता है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर।
म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप कहता है कि देखो एक पार्टनर ने अगर कोई भी डिसीजन लिया तो बाकी पार्टनर को उसको मानना पड़ेगा। क्या मतलब है इसका? एवरी पार्टनर इज द ओनर एज वेल एज एजेंट ऑफ द फर्म, एन एजेंट ऑफ द पार्टनर। इसका मतलब क्या हुआ कि हर पार्टनर फर्म का ओनर तो है ही है, अपनी कंपनी का एजेंट भी है। और एक बार अगर एक पार्टनर को डिसीजन लिया तो बाकी सारों को उसको मानना पड़ेगा। म्यूचुअल एजेंसी फंक्शन का मतलब है कि वंस अ पार्टनर टेक सम डिसीजन, मान लो मैंने एक पार्टनर को ड्यूटी दी हुई है, तुमने रॉ मटेरियल परचेज करना है, उसको ड्यूटी है उसकी। अब उसने रॉ मटेरियल परचेज किया, अच्छा किया बुरा किया, महंगा किया सस्ता किया, हमें उसको मानना पड़ेगा। उसके जो डिसीजन है वो हमारे ऊपर बाइंडिंग है। द एक्ट ऑफ वन पार्टनर आर बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर। समझ आ रही? इसका मतलब होता है म्यूचुअल एजेंसी फंक्शन। इसका कई बार नुकसान बहुत ज्यादा होता है। समटाइम एक पार्टनर अगर चीट करे, कोई गलत डिसीजन ले ले, तो उसका नुकसान सबको इकट्ठे भरना पड़ता है। फिर आता है रजिस्ट्रेशन। सर रजिस्ट्रेशन कराना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप डीड बनाएं और अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करा लें रजिस्ट्रार के पास, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ये आगे जाके डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप डीड को बनाने से फायदा क्या होता है, और अगर हमने नहीं बनाया मतलब उसको रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया तो हमें क्या नुकसान होता है। मेरी बात समझ आ रही है? पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं रजिस्ट्रार के पास तो आपको इससे बहुत फायदे होंगे। वो क्या होंगे हम आगे जाके अलग से क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। सो कोई पार्टनर अपने शेयर कभी भी किसी और पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता। मैं कहता हूं कि पार्टनर ने फिर शुरू किया बिजनेस, मान लो मेरे को लगता है मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, मैं मन नहीं कर रहा, मैं कहता हूं मेरा शेयर मेरे बेटे को दे दो, मेरे भतीजे को दे दो, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आप अपनी मर्जी से अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर कुछ ऐसा होगा भी, इट विल बी द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। अब बाकी पार्टनर से बात करें, यार मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे बस का नहीं है, मैं चाहता हूं मेरी जगह मेरा बेटा आपका पार्टनर बन जाए। अगर वो सारे अपने यस करते हैं, ओके आई कैन ट्रांसफर माई शेयर टू द माई सन, नो प्रॉब्लम इन दैट। अदरवाइज अपनी मर्जी से मैं ये अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता। और हाँ, अगर मैं अपनी कंपनी को लीव करना चाहता हूं, मैं एक नोटिस देके अपने रिटायरमेंट का मैं जा सकता हूं। अच्छा, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा नोटिस का कि आप अगर कहीं फर्म को छोड़ के जाते हो, आपको इतना टाइम पहले नोटिस देना पड़ेगा। ठीक, तुम आप नोटिस देके रिटायरमेंट ले सकते हो, फिर बाद में आपका जो भी शेयर होगा वो सेटल हो जाएगा, लेकिन अपनी मर्जी से आप अपने शेयर का ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब आता है सर मैरिट्स क्या है इसकी। अभी हमने क्या डिस्कस किया? फीचर्स। अब पार्टनरशिप फर्म की पहली मैरिट क्या है सर? ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सर इसको बनाना और बंद करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। 5-6 फ्रेंड्स मिले, चल यार एक नई फर्म शुरू करते हैं, कर लो भाई, कोई बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है। आपने पार्टनरशिप डीड तैयार की, स्टार्ट हो गया। हाँ रजिस्ट्रेशन कराते हो, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की फॉर्मेलिटीज है, अदरवाइज नहीं कराते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपल्शन नहीं है। कल को नहीं मजा आया काम करने का, वी कैन इजिली क्लोज दैट। कोई भी एक पार्टनर कह सकता है, दो कह सकते हैं मेरा मन नहीं है, नोटिस दे के देखे लीव द फर्म। तो यानी कि बंद करना और इसको स्टार्ट करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, वेरी सिंपल प्रोसेस। देन बैलेंस डिसीजन मेकिंग। अब देखो हमेशा कहा इक्वेशन होते हैं, टू हेड्स आर ऑलवेज बेटर देन वन। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या दिक्कत आ रही थी हमें कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल पर्सन होता है, वो डिसीजन लेता है, समटाइम इट में भी रॉन्ग। अब कर्ता वाले केस में भी यही था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में यही प्रॉब्लम थी कि डिसीजन सिर्फ एक पर्सन ले रहा है, लेकिन यहां पर डिसीजन लेने वाले 4, 5, 6 जितने आपके पार्टनर हैं सारे हैं। और डेफिनेटली ये कोटेशन बिल्कुल ठीक है कि दो जो माइंड है वो बेटर सोचते हैं एक माइंड के मुकाबले। तो 4 लोग बैठे होंगे, कोई डिसीजन लेंगे तो सम टाइम हर बंदा अपनी राय देता है, और कई बार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शायद मेरे को बात समझ नहीं आती, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आ जाती है। तो डेफिनेटली डिसीजन जो है वो कंपैरेटिवली बेटर लिया जाता है जब आपके पार्टनर्स होते हैं, 5-6 लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा इसका मेरिट है कि डिसीजन मेकिंग कैसी होती है, बैलेंस्ड। फिर आता है सर मोर फंड्स। डेफिनेटली सर, अब देखो ना सोल प्रोप्राइटरशिप में भी क्या प्रॉब्लम थी, फंड्स वर लिमिटेड, मैं सिंगल पर्सन हूं, कितने पैसे रेज करूंगा। अच्छा हिंदू अनडिवाइडेड में तो फंड्स वैसे और लिमिटेड हो गए, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर। लेकिन माय डियर, अब जो
पार्टनर है, हम 5 6 8 10 15 पार्टनर मान लो बन गए, हम सबके अपने अपने सोर्सेज हैं, तो अगर हम फंड्स इकट्ठा करने आए तो हम काफी अच्छा फंड्स इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पे चांसेस है वी कैन गो फॉर मोर फंड्स, यानी हमारी जो कैपेसिटी है वो फंड्स रिजर्व्स की काफी, जो फंड्स वगैरह कलेक्ट करने की बढ़ गई। इवन अगर बैंक से भी लोन लेने जाते हैं तो 5 6 लोग जब मिलके लोन लेते हैं तो डेफिनेटली उनकी जो कैपेसिटी होती है लोन लेने की वो भी बढ़ जाती है। तो शेयरिंग ऑफ रिस्क डेफिनेटली अभी बेनिफिट और भी हो गया सर। अब सोल पार्टनरशिप में क्या था, रिस्क सिर्फ एक सिंगल पर्सन का था, एक ही पर्सन का रिस्क। अच्छा हिंदू अनडिवाइडेड में भी देखो रिस्क किसका, मैक्सिमम कर्ता का, बाकी की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड, लेकिन कर्ता की लाइबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड। अब यहां पर ये एक बेनिफिट मिल गया, रिस्क आपका शेयर हो गया, 5 पार्टनर है, 5 की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, नुकसान होगा 5 का इक्वल होगा, फायदा होगा 5 का इक्वल होगा। हाँ वो अलग चीज है, अगर किसी का शेयर ज्यादा, मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट 50 लाख की है, तुमने इन्वेस्टमेंट 10 लाख की है, तो मेरे को 50 लाख के हिसाब से शेयर मिलेगा, तुम्हें 10 लाख के हिसाब से मिलेगा। अच्छा लॉस भी मेरा 50 लाख के हिसाब से होगा, तुम्हारा 10 लाख के हिसाब से होगा, वो तो क्लियर है जिसका जितना शेयर है। लेकिन अदरवाइज अगर हम देखें तो सारे बियर तो इकट्ठे ही कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि मेरे को रिस्क ज्यादा है तुम्हें कम है, जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग मेरे को उतना ही रिस्क है। यानी परसेंटेज टर्म में अगर 10% लॉस होता है तो मेरे को भी 10% हुआ, तुम्हें भी 10% हुआ। ठीक है, तुमने 10 लाख लगाए थे, तुम्हें 1 लाख का लॉस हुआ, मैंने 50 लाख लगाए थे, मेरे को 5 लाख का लॉस हुआ, लेकिन हुआ तो दोनों को 10% लॉस ही ना, तो यानी रिस्क आपका इक्वली डिवाइड हो गया। वो जो रिस्क अकेला एक सोल प्रोप्राइटर बियर कर रहा था, अब वो रिस्क सारे मिलके बियर करेंगे। फिर आता है सीक्रेसी, डेफिनेटली क्योंकि अब पार्टनरशिप फॉर्म है, अब सबके प्रॉफिट और लॉस इसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये नॉर्मली एक्सेप्ट किया जाता है कि जो पार्टनर है अपने जो सीक्रेट है किसी के साथ शेयर नहीं करते, और एज पर लॉ हमें कोई अपने जो अकाउंट्स वगैरह है उन्हें पब्लिश करने की भी जरूरत नहीं होती। जब मैं कल बताया ना, अभी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कंपनी, जब कंपनी बनाते हैं ना तो कंपनी का एज पर लॉ कंपनी को अपने जो भी प्रॉफिट है लॉसेज है पूरी बैलेंस शीट पब्लिश करनी पड़ती है, जनता को पूरे अपने अकाउंट्स दिखाने पड़ते हैं। पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब आपका जो भी अकाउंट है वो पूरा सीक्रेटली मेंटेन्ड है, किसी को आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है ना आप देंगे ना देने की जरूरत है। फिर आता है डिवीजन ऑफ वर्क, अब ये भी इसका बेनिफिट है सर, क्योंकि हम 5 6 लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं, हर बंदा जिसमें एक्सपर्टाइज है हम काम को डिवाइड कर सकते हैं। सपोज यू आर एक्सपर्ट इन मार्केटिंग, या तू मार्केटिंग संभाल ले, यू आर एक्सपर्ट इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी तो प्रोडक्शन को देख ले भाई। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क के चांसेस होते हैं, और डेफिनेटली आपको पता है जो डिवीजन ऑफ वर्क होता है, एक बंदा जब उस काम को बार बार करता है, ही बिकम स्पेशलिस्ट एफिशिएंट, तो उससे एफिशिएंसी स्पेशलाइजेशन बढ़ेगी, कंपनी को फायदा होगा। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी, तो डेफिनेटली सर आप पार्टनरशिप फॉर्म में अगर चाहें अपने फार्मर्स के साथ बैठ के आपस में कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, गवर्नमेंट की इन्हें कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर हमको चेंजेस करना चाहें दे कैन डू। मान लो आपको लगता है 5 6 पार्टनर बैठे, आपको लगा यार हम एक नया प्रोडक्ट और लॉन्च करते हैं, बैठे सबने कंसेंट दिया, कर दो स्टार्ट। तो आपको लगता है 5 प्रोडक्ट थे हमारे, एक प्रोडक्ट अच्छे से नहीं चल रहा, इसको बंद करना है, हमें 4 ही प्रोडक्ट बनाने हैं, अब बंद कर दो। यानी फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको अपने डिसीजन के लिए सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहे हो, अपने पार्टनर्स पे। आपने एक मीटिंग की, 5 पार्टनर 6 पार्टनर बैठे, जितने पार्टनर थे, कंसेंट आया, डू इट। आपको सरकार से कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट की आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर आता है मोर स्कोप फॉर एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन का स्कोप यहां ज्यादा हो गया, क्यों ज्यादा हो गया, क्योंकि भैया पार्टनर आपके पास आ गए, अब आपको आप कंपनी को ग्रो कर सकते हो, फंड्स की दिक्कत नहीं है, आपको लगता है एक आधा यूनिट और लगाना है, चल मेरा पार्टनर उसको देख लेगा, मैं इस यूनिट को देख रहा हूं, तो डेफिनेटली एक्सपेंशन के चांसेस आपके बढ़ गए, फंड्स आप ज्यादा अरेंज कर सकते हो, आप मैनेज और तरह से बेटर वे में कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपका स्कोप जो है वो एक्सपेंशन का बढ़ गया। अब आता है डीमेरिट्स, क्या होती है सर इसकी। सबसे पहले डीमेरिट अनलिमिटेड लायबिलिटी। भैया एक पार्टनर ने भी गलती की, कंपनी को नुकसान हुआ, हर्जाना सारे के सारे इकट्ठे भुगतेंगे, लायबिलिटी सबकी क्या है, अनलिमिटेड। अगर कल प्रॉपर्टी आपकी एक एक पार्टनर की प्रॉपर्टी वो चैलेंज कर सकते हैं अपने लोन को रिकवर करने के लिए, तो ये इसका एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, अब ये भी डीमेरिट बन जाती है। भाई आप देखो ना, आपको काम करने का मन नहीं कर रहा, या आपको लगता है मेरा बेटा ज्यादा बेटर में काम कर सकता है, आप चाहते हो अपने शेयर उसको ट्रांसफर करना, बिना अपने
पार्टनर के कंसेंट के आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। वो यस करेंगे ओनली देन यू कैन, अदरवाइज यू आर नॉट इन द पोजीशन टू ट्रांसफर दोस शेयर्स। फिर आता है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो पार्टनरशिप में जो लोग काम कर रहे हैं, आपके पार्टनर्स हैं, देखो हर एक का अपना बैकग्राउंड होता है, अपनी फैमिलीज होती हैं, अपना लिविंग स्टाइल होता है, अपनी थिंकिंग होती है। तो सम टाइम कई बार अगर कोई एक पार्टनर अपना कोई रिजिड एटीट्यूड दिखाए तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकते हैं। देखो आप अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं दूसरे की बात आपको माननी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई एलिमेंट हो जाए, कोई एटीट्यूड दिखाए, तो इन दैट केस इट बिकम वेरी डिफिकल्ट और फिर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते हैं। देन अनसर्टेनिटी और लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सर ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाए और बीमार हो जाए, कोई उसे जेल हो जाए, पुलिस केस बन जाए, इन दैट केस आपकी फर्म बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही पार्टनर आउट होगा पार्टनरशिप डीड कैंसिल हो जाएगी और आपकी फर्म कंटिन्यू नहीं रहेगी। देन लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म कभी भी अपने अकाउंट्स को पब्लिकली पब्लिश नहीं करती, गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई रूल ऐसा है नहीं, तो पब्लिक का इसमें जो कॉन्फिडेंस है कंपैरेटिवली कम होता है। अब कंपनी में, अब रिलायंस कंपनी लिमिटेड है या बाकी कंपनी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी है, इनके ऊपर पब्लिक का फेथ है। क्यों फेथ है? ये अपनी पूरी अकाउंट्स की स्टेटमेंट हर साल पब्लिश करती हैं। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए लीगली ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कभी अपने अकाउंट्स के बारे में आपको नहीं बताएगा। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि पब्लिक इसके ऊपर उतना फेथ नहीं करती। द रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बताया था ना मैंने। अब म्यूचुअल एजेंसी फंक्शन क्या है भैया? एक पार्टनर ने जो डिसीजन लिया सबको उसे मानना पड़ेगा। अब अगर एक पार्टनर ने कोई गलत डिसीजन ले लिया जिससे पूरी कंपनी को लॉस होने वाला है, स्टिल यू हैव टू एक्सेप्टेड। तो ये इसकी बहुत बड़ी डीमेरिट है कि म्यूचुअल एजेंसी का रिस्क रहता है, अगर एक पार्टनर कोई गलत डिसीजन लेगा तो सबको उसका नुकसान होगा। डिलेइंग डिसीजन मेकिंग, मैंने भी क्या बताया, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन कब लिए जाएंगे? जब सारे पार्टनर्स इकट्ठे होंगे। तो इन दैट केस कई बार क्या होता है, मीटिंग कंडक्ट नहीं होती, कोई पार्टनर अब्रॉड गया हुआ अवेलेबल नहीं है, तो हम उसकी एब्सेंस में डिसीजन नहीं ले पाते और डिले हो जाता है। तो ये था मेरे बच्चे डीमेरिट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। क्लियर है? अब इससे आगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप है वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज की सभा यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट परी बेटा? नो सर। चलिए, आपका कोई डाउट बच्चों? चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।